आप सबका स्वागत है आप एक यूट्यूब चैनल धनसा बिल्डिंग प्लानर में। हमारा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो उन दो लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर घर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए वीडियो है और हमने इस वीडियो में उन मेन पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया है जो लोगों को हमेशा कश्मकश में रखते हैं, उलझन में रखते हैं। हमने इसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और मतलब कि किस तरह के पॉइंट को हमें ध्यान रखना चाहिए कंस्ट्रक्शन करते वक्त, मतलब ठेकेदार से जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है उनसे क्या हमें पहले डिस्कशन करना चाहिए या फिर हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे तो हमें किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा सबसे पहला पॉइंट कि घर बनाने में कई लोग शामिल होते हैं। इस सब इसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग हैं, उनके साथ समन्वय भी कला है, काम का बोझ इस पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब कि जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो आपका बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट आता है। उसमें जैसे मतलब सप्लायर आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, या फिर आप जो लेबर रहते हैं उनसे आपका कांटेक्ट आता है, या आपने जिनसे प्रॉपर्टी खरीदी है उनसे कांटेक्ट आता है, आप किसी को बेचना रहते हैं उनसे कांटेक्ट आता है। इन सब से हमें अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमें एक अच्छे रिलेशन बना के काम करना चाहिए, हमें उनकी केयर करनी चाहिए, उन्होंने भी हमारी केयर करनी चाहिए। और जो कुछ अगर हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो हमारा जो लीगली सब डॉक्यूमेंटेशन सब ओके होना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट, मूल जमींदार एक साधारण व्यक्ति होना चाहिए। यदि वह एक राजनीति तज्ञ या उसकी जमीन अगर कोई बड़ा सरकारी अधिकारी या अपराधी, यदि हाँ, तो उसकी भूमि लेना अच्छी बात नहीं है। देखिए क्या होता है, अगर आप किसी अपराधी से, मतलब कि किसी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका, अगर उससे आप जमीन खरीद रहे तो या तो आपको प्रॉपर्टी खरीदते समय कुछ डिफॉल्टी चीज़ का सामना करना पड़ सकता है, अभी फ्यूचर में उस चीज़ को आप फेस करना चाहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति क्रिमिनल उसका कुछ रिकॉर्ड है, तो आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह का हो सकता है, या फिर कोई राजनीतिक मतलब कोई नेता है कुछ है, या फिर उसका कोई बड़ा रुबाब है उस एरिया में, किसी पार्टी का आदमी है, तो वो हो सकता है कि आपके साथ में चीट करे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, वैसे जरूरी नहीं कि हर आदमी वैसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है, तो आपको सब वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। साथ में को शायद आपको फ्यूचर में उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अभी मैं ऐसा नहीं कहता कि हर व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि आपसे चीट करे, लेकिन आपको सब वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। ठीक है, ये सिर्फ एक पॉइंट है क्योंकि एक ऐसी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमारा टोटल एजुकेशनल पर्पस वीडियो हम लोगों को बस अवेयर करना चाहते हैं। देन हमारा जो अगर नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि भूमि का कानूनी पक्ष मजबूत होना चाहिए, नहीं हो तो बड़ा नुकसान हो सकता है। कानूनी पक्ष मतलब क्या, आप जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन ओके होना चाहिए। मतलब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मतलब कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, तो उसका जो प्लॉट एनईटी पे होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। वो जो प्लॉट है वो उस मतलब जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट होता है या फिर जो नगर रचना विभाग होता है उससे वो सैंक्शन होना चाहिए वो प्लॉट। ठीक है, तो अगर वो वहाँ से वो सैंक्शन है, या फिर जो आप तहसील है या फिर आपका जो जिला है वहाँ से उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होनी चाहिए, उस लेआउट की, उस प्लॉट की, उसका 7/12 होना चाहिए। वो 7/12 जो है वो जिससे आप खरीद रहे हो उसके नाम पे होना चाहिए, उसको बोलते हैं कानूनी पक्ष। ठीक है, तो ये सब ओके होना चाहिए। ये सब ओके होता है तो भी तभी आप प्लॉट खरीदे या फिर प्रॉपर्टी खरीदे। आप अगर कोई फ्लैट खरीद रहे तो फ्लैट का आपको देखना चाहिए कि आपको उस जो जिस सिटी में वो बना है उस सिटी की जो नगर रचना विभाग है, ठीक है, रूल जो प्लानिंग जिसे हम टाउन प्लानिंग कहते हैं, तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से उसे परमिट है कि या नहीं। वो फिर जो नियम्स होते हैं, मतलब जो रूल्स होते हैं रेगुलेशन के, कंस्ट्रक्शन के, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ों को आपको वेरीफाई करना चाहिए। अगर ये सब ओके तो ही आप उसको खरीदना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आवास के लिए आवश्यक सरकारी परमिट प्राप्त करें, अन्यथा सरकारी मशीनरी में निर्माण ध्वस्त कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी किसी ना किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर में थे। जैसे कि आप अगर किसी तालुका में रहते हैं तो नगर परिषद के अंडर में आते हैं, आप अगर किसी गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत के अंडर में आती है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में हैं तो वहाँ के जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रहता है उनके अंडर में आती है। ठीक है, जैसे आप अगर बॉम्बे जैसे आप अगर बॉम्बे में घर बना रहे हैं तो आपको बीएमसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप नागपुर में बना रहे तो आपको एनएमसी से परमिशन लेनी होगी, नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वगैरह, या फिर ठीक है, या फिर एनआईटी नागपुर सॉरी एनआईटी नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और एनएमसी, ठीक है, नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब कि आपको उस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके पास में अथॉरिटी होती है, उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वालों के पास में, कि आपका अगर विदाउट परमिशन या फिर आप जो रूल्स होती है टाउन प्लानिंग की उसके अपोज में जाके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके पास में वो अथॉरिटी होता है कि वो आपका जो घर है आप पे फाइन कर सकते हैं या फिर वो डिसमेंटल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें।
देन आवास निर्माण 2007 के लिए जल प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करना वर्ष 2006 के वर्षों से कानून की आवश्यकता है। देखिए, अगर आप घर बना रहे हैं और आप जो घर बनाते समय फिर आपको जल की आवश्यकता पड़ेगी क्यूरिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि घर बनाएंगे तो आपको आपके कंस्ट्रक्शन के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप नल का कनेक्शन ले रहे हैं तो आप विदाउट परमिशन नहीं ले सकते। आपको 2006 में कानून आता है, उसके मुताबिक आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उन सब चीज़ों से, और तभी जाके आप वो वाटर या फिर वो जो पानी है वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप विदाउट परमिशन वो पानी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इलीगल है, तो उसकी वजह से आपको फाइन भरना पड़ सकता है। ठीक है, देन कानूनी विशेषज्ञों की सलाह से इलाज कराए। इसका मीनिंग ऐसा है कि अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं या फिर फ्लैट खरीद रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आप जिस 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 पर्सन से एग्रीमेंट करा रहे हो वो एग्रीमेंट लीगल है कि नहीं, ये आप किसी उसमें जो एक्सपर्ट पर्सन है उससे से ही वेरीफाई करा। जैसे कि जो वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, उनको इसके बारे में ज़्यादा पता होता है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, तो आप उनसे सलाह करें, उनसे वो वेरीफाई करें कि एक्चुअली में डॉक्यूमेंटेशन ओके है कि नहीं। ये या जैसे कि या फिर जो डॉक्यूमेंट आपको दिए गए वो जहाँ से वो बताया गया कि हाँ इस डिपार्टमेंट से बनाए गए हैं, सो उस डिपार्टमेंट से भी आप पता करें कि एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट ओके है कि नहीं। देन नगर नियोजन कार्यालय से परामर्श करना सुनिश्चित करें। समाचार पत्र में घोषित करना बेहतर है। न देखिए, क्या अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और आपको कुछ इशू आ रहा है कंस्ट्रक्शन में, या फिर आप जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं उस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस जमीन के बारे में आपको कुछ नहीं पता, जैसे कि वो ब्लैक कटन साइल है या फिर वहाँ पे मुरुम है या फिर वहाँ पे किस तरह का ये आता है, मतलब वहाँ पे फाउंडेशन कितने लेवल तक जा सकता है, फिर वहाँ पे अर्थक्वेक तो नहीं आती। ये सब चीज़ें जो है ना आपको इस सब चीज़ों के बारे में आपको पता करना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी कार्यालय है वहाँ पे जाके उसके बारे में उनसे डिस्कशन करना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। साथ ही में अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो बहुत से यहाँ पे ऐसा रूल्स होता है कि आपको न्यूज़पेपर में वगैरह पब्लिश करना पड़ता है कि हाँ हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ऐसा वैसा रहते हैं कहीं कहीं पे। अभी पहले भी जैसे कि आप अगर आपके जो प्रॉपर्टी उसका अगर आप डिवीज़न करते हैं या फिर उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप किसी को गिफ्ट देते हो तो उसका भी न्यूज़पेपर में समाचार पत्र में घोषित करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं। देन ठेकेदार काम पूरा करने वाला होना चाहिए, आधा नहीं छोड़ना चाहिए। व्यापारी से उचित प्रकार के माल की रसीद प्राप्त की जानी चाहिए। ठीक है, आप जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहे हैं वो उसका पुराना रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। उसके पहले उसने जितने भी कंस्ट्रक्शन किए उसको वो पूरी तरह से कंप्लीट करने वाला होना चाहिए, मतलब उसके पास में अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, उसका जो बिजनेस करने का जो मतलब जो जिस तरह से व्यवहार करता है व्यवहार करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर आपसे वो आपसे आपके साथ में वो एग्रीमेंट बनाता है काम करने का तो वो पूरा करके वहाँ से जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर बीच में से काम छोड़ के जाता है तो उसमें आपका भी नुकसान है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके पैसों का नुकसान होगा, साथ ही में आपकी बिल्डिंग की जो क्वालिटी उसमें भी इशू आएगा। ठीक है, क्योंकि चलता हुआ कंस्ट्रक्शन बीच में रोकना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, और साथ ही में जो मतलब जहाँ से आप मटेरियल ये करने वाले खरीदने वाले हैं उनके पास से रसीद प्राप्त करें, मतलब कि ओरिजिनल बिल रहे। और साथ ही में आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ में भी काम कर रहे हो तो उससे अगर आप पेमेंट करते हो तो उससे आपके उस चीज़ की रजिस्ट्री लेनी चाहिए। और साथ ही में अगर आप किसी ठेकेदार के साथ में काम करो तो उसका एग्रीमेंट भी आपको बनाना चाहिए। ठीक है, देन शिपिंग कंपनी से एक औपचारिक रसीद प्राप्त की जानी चाहिए। शिपिंग मतलब कि जो मटेरियल आपके यहाँ पे डंप कर रहा है, ठीक है, तो जो मटेरियल सप्लायर है या फिर जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उससे आप रसीद प्राप्त करें कि आप ट्रांसपोर्टेशन करा रहे, तो उसका बिल वगैरह आपके पास में जमा करें। क्योंकि अगर आपने लोन वगैरह लिया तो शायद आपको वापस सबमिट करने की जरूरत पड़ सकती है। और साथ में अपने खुद के लिए भी पता होना चाहिए कि हमारा कहाँ पे पैसा कितना खर्च हुआ है, मतलब मटेरियल पे कितना हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर को कितना दिया है, हमने ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का भी बहुत यूज़ करना पड़ता है हमको। हम कभी मटेरियल बुलाते हैं, कभी कोई भी चीज़ बुला लेते हैं, कभी कुछ खरीद ला लेते हैं, तो हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये सब बिल हमें अपने पास में रखना चाहिए। देन ठेकेदार के साथ समझौता और चेक से भुगतान करें, मजदूर के वेतन का भुगतान हर हफ्ते किया जाए। देखिए जो आप कॉन्ट्रैक्टर जिसके साथ में आप काम कर रहे हो उसके साथ में अपने एग्रीमेंट बनाना चाहिए। और आप उसको अगर जो भी पेमेंट करते हो तो वो आप चेक के थ्रू करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास में उसका एक आपके पास में प्रूफ होता है। अगर चेक के थ्रू नहीं होते तो आप जिस ठेकेदार से काम करवा रहे हो उसको आप पेमेंट दे रहे हो तो उसकी एक रिसिप्ट आपके पास में होनी चाहिए। क्योंकि ये क्या होता है ना, अगर आप एग्रीमेंट बना रहे हो साथ में ये पेमेंट का भी डाटा आपके पास में होना चाहिए कि हमने ठेकेदार को कितना पैसा दिया और उसने हमसे कितना लिया, ठीक है, कौन से डेट पे दिया, कितना अमाउंट दिया, ये सब डाटा अपने पास में होना ही चाहिए। उसी के साथ में अगर आप
जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने जो उसके पास में लेबर करते हैं उनको बराबर हफ्ते के हफ्ते पैसे देना चाहिए वीकेंड में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जो मजदूर होते हैं ना उनका जो गुजारा होता है टोटली उस वर्क पे डिपेंड रहता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कुछ वैसा पैसा मिलता है नहीं काम से, कि वो उनके पास में कोई प्रॉपर्टी हो या फिर वो बहुत ज़्यादा जमा कर, वैसा नहीं रहता उनका। ऐसा रहता है कि इधर आया उधर खर्चे, खाए पिए सोए, ऐसा काम चलता है। तो उनको टाइम टू टाइम उनका पेमेंट मिलना चाहिए। देन जो गृहस्वामी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ठेकेदार के पास श्रमिकों का बीमा है, काम पर मजदूर की मौत का भुगतान देना होगा। देखिए एक्चुअल में क्या है कि जो घर मालक है उसने ये चीज़ का पहले पता कर लेना चाहिए कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तो उसके पास में जो मजदूर करते हैं उनका मजदूर का डाटा उसके पास में है कि नहीं, साथ ही में जो मजदूर है उसका उसने बीमा निकाला है कि नहीं, ये सब पता करना चाहिए। क्या होता है कल जाके अगर आपके ऑन दी साइड आपके साइड पे काम करते समय किसी मजदूर की अगर डेथ हो जाती है तो उसमें आप भी परेशानी में आ सकते हो, साथ में आपके ठेकेदार भी परेशानी में सकता है। और इस साथ में क्या होगा कि उस मजदूर की जो जो श्रमिक है, जो मजदूर है, ठीक है, जो लेबर है, उसकी बेचारे की जान चली जाएगी, उसको उसका कुछ भी उसका उसको भुगतान नहीं मिलेगा। सो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई आपके लिए अगर काम कर रहा है तो आपको भी उसकी केयर करनी चाहिए। आपको आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आपका ये ओनर का भी फ़र्ज़ बनता है कि सब चीज़ का ध्यान रखे, और साथ में उस ठेकेदार का भी फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। देन कुछ पॉइंट है और कि जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि प्लॉट खरीदने बेचने में काफ़ी परेशानी होती है भूमि एक ही जगह के मालिक, क्योंकि आपने बहुत सी बार सुना होगा कि एक ही प्रॉपर्टी रहती है लेकिन 10 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को बेची जाती है। तो ये सब ना हो, तो इसके लिए पहले आप वेरीफाई करें, आप इस तरह के स्कैम में ना फंसे। इसके लिए आपको वेरीफाई करना चाहिए, मतलब कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो वो प्रॉपर्टी इसके पहले किसी को बेची गई है क्या। अगर बेची गई है तो उसका मालक कौन है, और ये आपको पता करना है तो आप ये नगर रचना विभाग से या फिर जो तहसील विभाग होते हैं वहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। सो भूमि अभिलेख से पता कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं उसका 7/12 किसके नाम पे है, वो वेरीफाई करें, उससे सब चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो। साथ में जो 7/12 है वो एक्चुअल में सही है कि नहीं वो भी वेरीफाई करने के लिए भूमि अभिलेख में जाना पड़ेगा। देन क्योंकि क्या है कि प्रॉपर्टी भले ही बहुत सारे लोग खरीद लेकिन उसको बेचने वाला एक ही आदमी हो सकता है, तो ये सब वेरीफाई करना जरूरी है। देन जो आप कोई कोई जमीन होती है आप मॉर्गेज करते हो, गिरवी रख देते हो, तो ऐसा हो सकता है कि वो जमीन किसी और को भी बेच दे, तो इस बात पे भी ध्यान रखें। देन जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जो काम कर रहा है वो चांसेस होते हैं कि कभी कभी वो जो ठेकेदार जो कंस्ट्रक्शन कर रहा वो वीक हो सकता है, तो इस बात पे भी ध्यान रखिए कि उसकी क्वालिटी पे आप कंटिन्यू ध्यान रखना चाहिए। देन जल्दबाजी में किया गया काम खराब हो सकता है। देखिए क्या होता है कभी कभी कि बहुत से ओनर होते हैं कि उनको घर बनाने की बड़ी जल्दी होती है, बोलते हैं, नहीं हमको 3 महीने में कंस्ट्रक्ट करके होना, 4 महीने में कंस्ट्रक्ट करके होना। इस चक्कर में क्या होता है कि जो क्वालिटी होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन की वैसी क्वालिटी नहीं होती, जो कंस्ट्रक्शन थोड़ा वीक होता है। तो एक परफेक्ट शेड्यूल होता है, अगर आप कोई ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मिनिमम आपको 6 महीने का 6 महीने का एक स्पैन लेके चलना चाहिए, और 6 महीने तक कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। क्योंकि फाउंडेशन होता है, क्यूरिंग होता है, कॉलम होता है। जैसे आप कोई कॉलम मतलब जो आपका अगर ब्रिक वर्क होता है तो ब्रिक वर्क को कम से कम 1 महीना तो भी अच्छे से क्यूरिंग होनी चाहिए। अगर स्लैब आप बना रहे हो तो स्लैब को कम से कम 27 दिन 28 दिन तक क्यूरिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप प्लास्टर कर रहे हो तो उसको कम से कम आपको 20-21 दिन तक क्यूरिंग करनी चाहिए। पेंटिंग कर रहे हो, पुटिंग कर रहे हो, सब चीजें होती है, तो कम से कम 6 महीने का स्पैन लेकर चलना है ग्राउंड फ्लोर की अगर कंस्ट्रक्शन आपको करना है तो, ठीक है। देन बात करते हैं कि जो लेबर है वो टाइम टू टाइम आने चाहिए, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर आपका है उसने लेबर को टाइम टू टाइम भेजना चाहिए। क्योंकि क्या होगा अगर लेबर लेट आते हैं तो फिर आपको जितना जल्दी मतलब एक टाइम पे जो आपका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो कंस्ट्रक्शन टाइम पे नहीं होगा, लेट हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। और ओवर टाइम करवा के कभी तो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ओवर टाइम करवाने से एक तो जो इफिशियंसी होती है काम करने की वो कम हो जाती है, और जिस क्वालिटी में काम होना चाहिए उस क्वालिटी में भी काम नहीं होता है। तो ये चीज़ पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो श्रमिकों को समय पर भुगतान किया जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि क्या अगर आपको टाइम पे पेमेंट मिलेगा तो आप किसी काम में मन लगा के काम कर सकते हो। अगर आपको टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा तो जो काम होता है उसकी क्वालिटी आपको जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं मिलती, इसलिए इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। देन वफादारी हमेशा अच्छी होती है लेकिन दबाव में किया गया काम बेहतर नहीं हो सकता। इसका मीनिंग ये अच्छा है कि आप किसी को काम दे रहे हो तो उस बंदे का इंटरेस्ट होना चाहिए उस काम को करने में। अगर उसका उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है और आप उसको दबाव में लाके वो काम कर रहे हो तो उस क्वालिटी का काम आपको कभी नहीं मिलेगा, और आपको जिस तरह का वर्क मिले वो आपको कभी नहीं मिल सकेगा। तो जो काम कर रहा है उसका उस काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, वो इस काम में एक्सपर्ट होना चाहिए, तो ये काम अच्छे से बनता है, ठीक है। सो ये हमारा कुछ पॉइंट थी जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही में आपके दोस्तों के साथ में, आपके फैमिली मेम्बर के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइन ऑफ, धनसा बिल्डिंग प्लानर।